नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रुपए की। दरअसल रुपए में लगातार जो गिरावट आ रही है, इससे कितना इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या आने वाले दिनों में क्या डॉलर और मजबूत होगा या रुपए की चाल थोड़ी रुकेगी। इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कि हैं शरद कोहली जी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। सर, TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनीष, आपको और TV9 के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। जी सर, रुपए में जो लगातार गिरावट आ रही है, इसकी सर क्या वजह मानते हैं आप? रुपए में गिरावट की मुख्य वजह तो मनीष, जो क्रूड ऑयल की दाम ज्यादा है तो रुपया और डॉलर डिमांड सप्लाई पर चलते हैं। तो जो 65-70 डॉलर का क्रूड ऑयल का बैरल मिल रहा था इस युद्ध से पहले, आज वो $110 भी पार कर गया। बीच में तो 126 भी चला गया था। तो हमें ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं। ज्यादा डॉलर की वजह से रुपया कमजोर हो रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण, स्टॉक मार्केट से FIIs और FPIs ने जनवरी और मई के बीच में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा निकाला है। तो ये इस बात को बताता है कि लगातार आउटफ्लो अपना बना हुआ है डॉलर का, तो उस वजह से है। तीसरा ये भी है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं ओवरऑल वो भी बढ़ गए हैं। ये केवल क्रूड ऑयल के उसमें नहीं बढ़े हैं, बल्कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मंगाते हैं, हम जो फर्टिलाइजर मंगवा रहे हैं, हम जो एडिबल ऑयल्स मंगाते हैं, और प्रधानमंत्री जी की अपील को याद करें तो जो गोल्ड $72 बिलियन का हमने पिछले साल मंगाया और सिल्वर $12 बिलियन का बनाया, दोनों धातुओं को मिला के $84 बिलियन हमने पिछले साल इन 2 धातुओं पर खर्च करे हैं। तो जितना हम आयात करेंगे, क्योंकि आयात बदकिस्मती से US डॉलर में ज्यादा होता है, तो उतना ही हमें ज्यादा तो डॉलर की डिमांड आती है, तो रुपया उससे कमजोर पड़ता है। दूसरा एक और कारण जो कम लोग जानते हैं वो ये है कि हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस हाल में आती थी, 3 करोड़ भारतीय बाहर है, जिसमें से 1 करोड़ के आसपास तो मिडिल ईस्ट खाड़ी रीजन में है। जो जब से ये युद्ध छिड़ा है तो वो भी कम हो गई है। कुछ लोग तो घर बैठे हैं, नौकरी चली गई है, कुछ लोग वापस घर आ गए हैं, और वहां पर कंपनीज बंद होने की नौबत आ गई है, खासकर दुबई, आबू धाबी, बहरीन, कतर, कुवैत की मैं बात करूं, जहां पर ज्यादा भारतीयों की तादाद है। इसको हम पोस्टल ऑर्डर इकोनॉमी कहते हैं। तो वो इकोनॉमी ने सफर किया है। तो एक तरफ से जब डॉलर आते हैं भारत में तो उससे थोड़ा सा रुपया स्टेबलाइज रहता है, क्योंकि एक तरफ आ रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, वो भी घट गए। और एक कारण और जो ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर क्या करता है कि रूपी डॉलर स्वैप करता है। जब रुपया कमजोर होता है तो रिजर्व बैंक अपने खजाने में से, फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर को मार्केट में छोड़ता है, जिससे कि ये कीमत स्टेबलाइज हो जाए। जी सर, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिलहाल उसको रोक रखा है, क्योंकि इस समय हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल कुछ पता नहीं है समस्या कब तक चले, क्रूड ऑयल कहां तक जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अपील थी, 7 अपील उन्होंने जनता से करी, वो सारी की सारी विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए थी। तो मुझे लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस समय, जिसको हम इंटरवेंशन कहते हैं, वो इंटरवेंशन इस समय कम या ना के बराबर कर रहा होगा, जिसकी वजह से रुपया जो है फ्री फॉल में है, 96 को पार हो चुका है, 100 की तरफ बढ़ रहा है। लोगों को चिंता हो रही है, बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि ये महंगाई को, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। सिर्फ एक वर्ग इससे फायदा होता है, जो है एक्सपोर्टर्स। और भारत का एक्सपोर्ट लगभग $850 बिलियन, $860 बिलियन का भी आंकड़ा निकल कर आया। तो वो बहुत एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है पहले के मुकाबले में। इतना चाइना जैसा एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कुछ देश इसमें क्या होता है, उनकी करेंसी जब गिरती है तो उनको जानबूझ के गिराते हैं। सर अगर आंकड़ों की बात करें, जापान ने किया। सर अगर नंबर्स की बात करें तो 27 फरवरी को रुपए की जो कीमत थी 91.08 थी, जो कि 18 मई को आज 96.25 के लेवल पे चली गई है। मतलब कि इस दौरान करीब करीब 5.67% की गिरावट देखने को मिली है करेंसी में। ठीक है सर, तो इस पे जो इतनी गिरावट है, आपको लगता है कि इतिहास में इससे पहले भी इससे ज़्यादा गिरावट हुई है क्या, या अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट हो सकती है? क्योंकि युद्ध शुरू हुआ था जब से, समय में शायद इतने कम समय में इतने कम समय में शायद ₹5 ना गिरी हो। पर ये भी तो हमें देखना चाहिए ना मनीष, के इससे पहले इस प्रकार के हालात कब पैदा हुए थे। मुझे तो नहीं याद आता कि कब खाड़ी में, जब ईरान इराक का युद्ध हुआ था, बहुत साल बीत गए उसको। तो उसके बाद खाड़ी में, क्योंकि संकट मिडिल ईस्ट में आया हुआ है, वेस्ट एशिया में आया हुआ है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से ये लगातार समस्या बनी हुई है। और अभी भी अनिश्चितता, अब तो बल्कि ये कहा जा रहा है कि शायद युद्ध फिर से भड़क सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियां आ रही हैं, हो सकता है क्रूड ऑयल यहाँ से और ऊपर जाए, और अगर और ऊपर जाएगा यहाँ से तो आपको फिर रुपए पे और दबाव महसूस हो सकता है। पर मुझे लग रहा है कि इस समय ये परिस्थिति
कुछ हद तक हमारे नियंत्रण में है, पर उस हद के बाद ये परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। सर आपको नहीं प्रधानमंत्री जी लगता ने लोगों से अपील करें। सर आपको नहीं लगता कि आरबीआई को अब इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है, क्योंकि जब जब ऐसी हालात होती है तो आरबीआई इंटरवीन करके उसको बचाने की कोशिश करता है। हालांकि सरकार ने कई कोशिशें की हैं और उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन अभी अभी एक बयान भी आया है ट्रंप साहब की तरफ से, जिसके बाद से क्रूड ऑयल के दाम अचानक से गिर गए हैं। अभी 1 घंटे पहले की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि सैंक्शंस के लिए हम बात कर सकते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल करीब करीब 5 बजे के बाद से गिरना शुरू हो गया है। तो ये हालांकि रुपए के लिए अच्छी खबर है। तो सर इसमें सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है, बाकी इकोनॉमी इंडिकेटर्स के लिए तो घातक है ही, लेकिन जो विदेश में बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए कितना महंगा हो गया है रुपए की मुसीबत। बिल्कुल महंगा हो गया। वो जो फीस भेजते हैं बाहर, वो उनको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। उतने ही जी। पैसे के लिए मान लीजिए किसी की $20,000 फीस है, जी तो पहले वो भेजता होगा 80-85 रुपए के हिसाब से, आज उसको 96 के रेट से भेजना पड़ रहा है। बिल्कुल देखिए उनके लिए। पर मेरा इसमें मनीष थोड़ी सी सोच अलग है। मैं ये मानता हूं कि विदेश में आपको बच्चों को पढ़ना भेजना जी ये आपका अपना प्रेफरेंस है। जो लोग भेजते हैं वो ये कह देते हैं कि भारत में तो पढ़ाई लिखाई ऐसे ही है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। जी ऐसा नहीं है कि भारत में अपॉर्चुनिटीज पढ़ाई लिखाई की नहीं है। भारत में अच्छी, यहाँ भी IIMs है, IITs हैं, बिल्कुल। ISB है, एक से एक बढ़ के स्कूल है, कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में पढ़े बच्चे जो है वो नाकामयाब रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने भी विदेशों में पढ़ाई पढ़ी है, जी पर मैं अपने देश में सेटल्ड हूँ। मुझे गर्व है अपने देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। तो मैं समझता हूं कि उनके लिए मुझे कोई बहुत विशेष सहानुभूति नहीं है मनीष, जी कि उनको अगर फालतू देना पड़ रहा है। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, क्योंकि उनके पास हमेशा ही ये चॉइस है मनीष जी कि वो भारत में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और अगर वो इस बात को कोसते हैं अपने देश को कि भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चों के लिए नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा उसको अस्वीकार करता हूँ। जी बिल्कुल। ये तो सर अपने अपने तर्क की बात है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इंडिया में सब कुछ मौजूद है तो बाहर जाने की जरूरत क्या है। लेकिन सर यहाँ आते हैं रुपए पे वापस लौट के, कि जो मतलब पाकिस्तान की करेंसी है उसका और बुरा हाल है, तो क्या दुनिया के करेंसीज पे भी इसका असर दिख रहा है, जो ये ईरान वॉर चल रहा है जब से? बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप डॉलर इंडेक्स जो होती है मनीष, इसमें 6 करेंसीज आती हैं: ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, स्वीडिश क्रोमा, कनेडियन डॉलर। ये 6 करेंसीज मिला के डॉलर इंडेक्स बनती है। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें, जिसको डॉलर के अगेंस्ट मापा जाता है, वो भी 99 को पार कर चुकी है, लगभग 100 के आसपास पहुंच रही है। इसी वजह से सोना चांदी भी प्रेशर में है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की वजह से बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में 4.6 सुबह पहुंच गई थी। तो बाकी करेंसीज भी प्रेशर में है, कोई ज्यादा है कोई कम है। देखिए, जिस देश की जितनी ज्यादा निर्भरता इस इलाके से आने वाले ऑयल पे, या नहीं भी है, अमेरिका स्वयं जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, वहां भी गैसोलीन के दाम जो है वो $3 से $5 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो वो स्वयं भी इसका खामियाजा भुगत रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी करेंसी पे ज्यादा, किसी करेंसी पे कम, परंतु असर पूरी दुनिया पे इस समय देखने को मिल रहा है। बाकी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश हैं, ये तो बिल्कुल ही मार्जिनाइज कंट्रीज हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया की सभी करेंसी इस समय प्रेशर में है। कोई कम है कोई ज्यादा है, ये डिपेंड करता है कि क्योंकि 60 से 70% व्यापार जो ऑयल का है वो डॉलर में किया जाता है, आप चाहें अनाज। इसीलिए डी डॉलराइजेशन के लिए पूरी दुनिया इस समय बेताब है। और दुनिया भर में चाहे दबी आवाज में सही, ये प्रयास चल रहा है कि किसी तरह डॉलर के चंगुल से निकला जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जो 7 अपील करनी पड़ी, वो मात्र फॉरेक्स रिजर्व्स की वजह से करनी पड़ी। उनको ये कहना पड़ा 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश में शादियां मत करो, आप विदेश में गैर जरूरी यात्रा मत करो, फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, ऑयल अपने देश का यूज करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल मीटिंग करिए। सब उनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हम इस समय विदेशी मुद्रा भंडार, हमारा एक सामान्य परिस्थिति में $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेन रिजर्व है, वो 11 महीने तक चलता था, इतना। पर अब क्योंकि हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो जल्दी खर्च होगा, हो सकता है 6-7 महीने में खर्च हो जाए। तो ऐसे में तो हमारे लिए ये समस्या खड़ी हो जाएगी। आपको याद होगा 1990-91 में हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई थी। तो हम नहीं चाहते कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका बन जाए और हमारी वो परिस्थिति हो जाए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील करी है कि आप थोड़ा सा किफायत बरतिए, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बदलिए, थोड़ी सी आदतों को बदलिए। युद्ध की परिस्थिति है, एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है मनीष। मैंने इस संकट को नया नाम दिया है, ये एक आर्थिक कोरोना है, ये एक आर्थिक कोविड है। इस प्रकार से दुनिया में फैल रहा है। और बिल्कुल मैंने मेरा अपना एक चैनल है, शरद कोहली ऑफिशियल, मैंने उसमें ये डाला है कि इस प्रकार कोविड और इसकी मैंने कंपैरिजन करी है, कैसे कोविड आपकी सेहत पे असर कर रहा था, या आपकी आर्थिक सेहत पे असर कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक वैश्विक संकट है, लोगों को समझना चाहिए
इस पे बेकार के तर्क बहस नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी राजनीतिक बहस भी हो रही है। अभी आपसे पहले मैं एक मशहूर टेलीविजन चैनल पे था, वहां पर खूब राजनीति इस पे हो रही थी, मोदी जी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। मतलब सवाल यहाँ किसने क्या कर दिया का नहीं, सवाल ये है कि क्या ये भारत सरकार के कंट्रोल में है। एक सीमित, आप देखे 2-2.25 महीने तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, और उसके बाद बढ़ाए जब बिल्कुल 1000 करोड़ रुपए रोज का नुकसान होने लगा तो बढ़ाने पड़े। तो जी ये बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं सर। आपने हमारे लास्ट शो में ही पब्लिक को अलर्ट भी किया था कि आप उस टाइम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील भी नहीं किया था, उससे पहले आपने मेरे शो पे ही कहा था कि ये एक अलर्ट है और जितनी जल्दी हम अलर्ट हो जाएं और फालतू पैसों की बर्बादी को बंद कर दें उतना हमारे लिए अच्छा है। और अब वही दिन देखने को मिल रहे हैं। आपने शायद ये बात 15-20 दिन पहले ही कही थी और अब वो हो भी रहा है। तो सर, इसमें आपको लगता है एज एन एक्सपर्ट, अगर रुपए को बचाना है तो हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, अगर रुपए को बचाना है तो जो अपील प्रधानमंत्री जी ने करी है, पहले तो वो सब अपील आपको जहां तक हो सके आपको पालन करना पड़ेगा। आपको अगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, इटली में होती है, लंदन में होती है, तो ये अवॉइडेबल है, आप भारत में वेडिंग कर सकते हैं। आपने घूमने जाना है, आपको नदी चाहिए, पहाड़ चाहिए, जंगल चाहिए, सब कुछ भारत में, आप यहाँ जा सकते हैं। पढ़ाई करवानी है बच्चे की, यहाँ करवाइए। अब आप 1.5 लाख करोड़ का हमने फर्टिलाइजर मंगवाया, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, भूमि भी खराब होती है, फसल भी कैंसर करती है, टॉक्सिक हो जाती है फसल। तो आप उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके नए नए इजाद कर सकते हैं। कोई ऐसी फसल उगा सकते हैं जिसमें डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, वो ना इस्तेमाल होती हो। एडिबल ऑयल है, 20-22 बिलियन डॉलर का हमने मनीष एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया। पाम ऑयल है, उसमें रिफाइंड और भी तरीके की रिफाइंड, आप अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करें, तिल का तेल इस्तेमाल करें, तो आप अपने देश में काम चला सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इस प्रकार गैर जरूरी यात्रा है, गैर जरूरी आप ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये समय है लोगों को अपने जीवन में ऑस्टेरिटी बरतने का। हालांकि सरकार ने इसको स्ट्रेटेजिक प्रूडेंस बताया, सरकार ने ऑस्टेरिटी नहीं बताया, परंतु लोगों को अपने जीवन में ऑस्टेरिटी, और ये ऑस्टेरिटी तो आपके काम आएगी। अब देखिए, महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई यहां से बढ़ती है आगे तो आपका घर का बजट बिगड़ने वाला है। सामान तो आपको जो चाहिए, अगर दूध चाहिए 2 रुपए महंगा तो मुझे लेना पड़ेगा, मुझे सब्जी खरीदनी है महंगी, मुझे लेनी पड़ेगी, मुझे खाना आटा दाल घी खरीदना है, मुझे लेना पड़ेगा। तो आप अगर आपका बजट मान लीजिए महीने का 20,000 रुपए का है, तो वो बढ़ के 22-23-25,000 का हो जाएगा। फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? आप तो 25,000 रुपए, आपकी आमदनी तो बढ़ी नहीं है साथ में। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, नेदरलैंड्स में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 800 करोड़ लोग अगर आज इस धरती पर हैं, तो बहुत बड़ी आबादी, ये संकट अगर चलता रहा तो वो गरीबी में जा सकती है, पॉवर्टी में जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि ये रिसेशन लाएगा, तो इससे फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बंद होंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, अब खर्चे तो जो आपको जरूरी है वो आप करेंगे, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, कोविड में भी जिसने सरवाइव किया उस व्यक्ति ने सरवाइव किया जिसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी थी और जिसके पास सेविंग्स थी, जिसके पास सेविंग्स थी। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क में समस्या है। तो ऐसे, तो अगर आप अपनी मर्जी से किफायत करेंगे, अपनी मर्जी से अपना लाइफस्टाइल बदलेंगे, तो आपको उतनी समस्या नहीं आएगी। और क्योंकि जो होना है, आर्थिक रूप से जो संकट है, वो तो संकट आके रहेगा। उस संकट को आने में हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने आपके लिए 2.25 महीने तक पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी रोक दी, जबकि पूरी दुनिया में ये बढ़ गई, अमेरिका स्वयं में बढ़ गई, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गई, ज्यादातर देशों में ये बढ़ गई। तो हमें अपना भी योगदान देना पड़ेगा। मुझे लगता है युद्ध के समय हर व्यक्ति एक सिपाही हो जाता है। लोगों को ये बात शायद अच्छी ना लगे सुनने में कि भाई ये तो हमें ही बचत करने को कह रहे हैं, पर क्या करें, परिस्थिति देखिए। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे जो आने वाला समय है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम तो आर्थिक आकलन करते हैं, मैं और मेरी टीम तो साथ आर्थिक आकलन करके हम लोग, मैंने दिसंबर में बता दिया था मनीष के इस साल रिसेशन आएगा, और उस समय तो लड़ाई भी नहीं थी। अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं, मैंने कोई ग्रहों की गणना तो करी नहीं, मैंने तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज को हम एनालाइज करते हैं उसको देखते हुए, अब तो लड़ाई हो गई, तो मैंने जो कहा था आएगा, अब ये आ चुका है। यूरोप और अमेरिका में ऑलरेडी रिसेशन आ चुका है, कुछ देश इसको स्वीकार करने को मना कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को खुद ही सुधार करना चाहिए, अपने खर्चों पर थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए। आपके लिए वैसे भी फायदेमंद है, कल को अगर नहीं भी आता है तो आपकी सेविंग्स होंगी, तो आपका तो अपना सिस्टर चैनल है मनी 9, वो आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके बताएगा। आप इसको निवेश करिए, निवेश करके आप अमीर बन सकते हैं, आप अपने जीवन के लक्ष्य पा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है पर एक आर्थिक संकट ये आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी मुझे युद्ध समाप्त होने की सिर्फ ट्रंप साहब की धमकियां सुनाई देती हैं, और धमकियों के बाद कुछ होता है नहीं होता वो एक अलग बात है।
पर सवाल यह है, मार्केट्स ऊपर नीचे जाती हैं, सोना चांदी ऊपर नीचे जाता है, लोगों की धड़कनें ऊपर नीचे जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, लोगों के घर के बजट ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है एक संभल जाने का समय है। सर रुपए पे एक बात अब कर लेते हैं आईटी कंपनियों को लेकर, क्योंकि आईटी कंपनियों का सारा काम डॉलर में होता है। ये आखिरी सवाल है सर, आपके पास टाइम की कमी है मैं समझ रहा हूँ। तो आईटी कंपनियों के आज तो परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली, आईटी इंडेक्स बहुत ऊपर था आज, मतलब काफ़ी समय बाद। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जितने भी कंपनियां हैं, कोफोर्ड, सब आज अच्छा कर रही थी। तो आपको लगता है कि ये अब आईटी के थोड़े दिन बदल सकते हैं? अभी थोड़ा जल्दी होगा कहना, क्योंकि हमें आपको पता है ये सब कंपनियां एआई की प्रोग्रेस से परेशान थी जी। और ऐसा माना जा रहा था कि एआई इनका काम खा जाएगा, इनको आगे काम नहीं मिलेगा। पर बहुत सारी कंपनीज, शायद कम लोग जानते थे, मैंने भी यही कहा कि इन्होंने एआई के लिए अपने आप को तैयार किया, बल्कि कुछ तो एआई की जन्मदात्री ये कंपनीज हैं। तो भला पुत्र जो है अपनी माता को खाए, इससे पहले माता को तैयार हो जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इन्होंने अपने आप को एआई के लिए तैयार किया है, R&D करी है, एप्लीकेशंस बनाई है एआई की, एआई टेक्नोलॉजी को ये इन्होंने दुरुस्त किया है। और इतना बुरा मंजर नहीं है जितना बुरा शुरू में जब आईटी की पिटाई होनी शुरू हुई थी सेक्टर की, नजर आ रहा था। इतना बुरा हाल है नहीं, परंतु इस समय हम बहुत ही अनिश्चितता के माहौल में हैं। कुछ भी लंबे समय के लिए कह पाना मनीष बहुत कठिन होगा, क्योंकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, रात को कुछ होते हैं। जी, तो आपने इनका एक बहुत अच्छा नाम भी दिया था, एक लास्ट बार आपने बहुत अच्छा नाम भी बताया था ट्रंप साहब का, कुछ कहा था आपने। मैंने तो मेरे मुंह से डोनाल्ड थ्रेट निकल गया था, क्योंकि धमकियां उनकी बहुत आती हैं जी। तो वो उसे चाचा जी बुलाता हूं वैसे मैं कभी कभी प्यार से। तो इसलिए उन व्यक्ति के बुद्धि पर, मन पर, उनकी मंशा पर ये सारी दुनिया जैसे सपेरा सांप को नचाता है बीन घुमा घुमा के, ऐसे ही ये नचा रहे हैं वर्ल्ड की मार्केट्स को। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आए और जल्दी वो कुछ लेट द सेंस प्रिवेल ऑन हिम। जी सर, एक आखिरी टेक आपका कि रुपए की क्या 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा क्या, जो कंडीशन बहुत कठिन है कहना, पर जिस तरीके से अभी फ्री फॉल में है, सीधा आप इसका जवाब तो है क्रूड ऑयल में। अगर क्रूड ऑयल इसी लेवल पे बना रहता है और विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय मार्केट से इसी तरह बेचते रहते हैं तो ये अभी और गिरेगा। आरबीआई इंटरवीन करेगा 100 से पहले एक बार। मुझे उम्मीद है कि आरबीआई जरूर नहीं चाहेगा, क्योंकि हालांकि 100 का आंकड़ा मात्र एक आंकड़ा है, जैसे 96 से 97 होगा, 95 से 96 होगा, ऐसे 99 से 100। परंतु एक साइकोलॉजिकल है, मुझे लगता है जो लोग राजनीति करते हैं उनको बहुत मसाला मिल जाएगा। देखिए सेंचुरी मार दी, ये मार दी, हमारे राज में ये था, उनके राज में ये था, तो राजनीति का एक विषय बन जाएगा। बाकी आरबीआई इंटरवीन इसमें करेगा और परिस्थिति बहुत अनिश्चितता के जोन में है। मुझे लगता है हर घंटे हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है। अभी ईरान ने कल अटैक भी किया है यूएई पर, और यूएई में, सऊदी अरेबिया में। तो मुझे लग रहा है इन सब डेवलपमेंट्स पे नजर रखनी चाहिए। आपको परिस्थिति समय समय पर बदल रही है और बदलती परिस्थिति के अनुसार ही कुछ कमेंट किया जा सकता है। पर आज जो परिस्थिति अगर यही रही तो रुपया थोड़ा और गिर सकता है। 100 जाएगा नहीं जाएगा मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं जो मुझे पता हो कि कल को डोनाल्ड ट्रंप साहब का दिमाग कहाँ घूमने वाला है। जी, मतलब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या हो सकता है, और ये सारा कुछ डिपेंड करेगा क्रूड ऑयल पे और इंटरनेशनल फैक्टर्स पे, राइट सर? जी। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान, या डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिमाग पे। तो देखते हैं सर अब ट्रंप साहब रात में क्या बम फोड़ते हैं अपने ट्रूथ पे। हालांकि देखना चाहिए, क्योंकि वो बयान तो बदलते रहते हैं। लेकिन सर आप थोड़ी जल्दी में हैं, इसलिए TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वक्त ज़्यादा और जाया नहीं करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि हो सकता है रुपए 100 के पार भी चला जाए, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है और आरबीआई भी नहीं चाहेगा कि रुपए में और गिरावट आए, और उसको बचाने के लिए सरकार समय समय पर कोशिश कर रही है। और पीएम मोदी जी ने 7 फॉर्मूले बताए हैं, उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो कहा गया है ना, मुसीबत के समय में सबसे ज़रूरी काम पैसा ही आता है। अगर पैसा है तो आप किसी मुसीबत को आसानी से झेल सकते हैं। तो अब रुपये में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप अपने रुपये को बचा के रखिए, क्योंकि वही रुपया आपके काम आएगा। तो ऐसे ही काम की बात देखने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।